नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान आए हुए हैं, अजय राय जी। 33-34 साल से राजनीति में है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करंट अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय राय जी। धन्यवाद। अब बचपन के बारे में आपका जानना चाहते हैं। परिवार में बड़े भैया जिनका नाम स्वर्गीय अवधेश राय जी, वो उनकी घटना घटी, उनके साथ जो दुर्घटना घटी, उनकी हत्याएं हुई, तो निश्चित तौर से 1991 3 अगस्त उसमें हम लोग छोटे थे। जिस तरीके से घटना घटी, हम लोग टूट गए थे, पूरा परिवार टूट गया था, बिखर गया था, पर हम लोग पीछे नहीं हटे। काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा, तो एक यही रीज़न था कि आपके साथ अन्याय हुआ और ये जो घटना घटी, इसी की वजह से आपको क्या राजनीति की तरफ झुकाव हुआ? सबसे महत्वपूर्ण था वो, इसी घटना ने सब चीज़ को हिला के रख दिया, झकझोर दिया पूरे परिवार को। घटना से सबको सदमा लगा। असमय पिताजी का स्वर्गवास हो गया, असमय माताजी का स्वर्गवास हुआ। काफ़ी हम लोगों ने त्रासदी झेली। हम लोग लड़के उससे बाहर निकले और आगे बढ़े और निश्चित तौर से राजनीति में आए। आपको डर नहीं लगा? हम लोग लड़वैया हैं, समझौता नहीं है। आखिरी सांस तक लड़ाई होगी। मोदी को बनारस से उखाड़ देंगे। 3 बार मैं लड़ा मोदी से, मोदी आए, खरीदने का प्रयास किए, आपको पूरी ताकत लगा दिया। कल तो नहीं कर लेंगे समझौता पे? उनको पूरी तरीके से निपटा दूंगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक इनके गुजरात हम न भेज दे, तब तक चैन नहीं हो। भेज दे वही गुजरात इनके। ये जो बाहु का बल है ना, मोदी जैसे व्यक्ति से, जो देश को बर्बाद करने वाला, देश को बेचने वाला, देश को पूरी तरीके से गुजरात के ठेकेदारों के हाथ में देने वाला सारा काम, उसके लिए ताकत चाहिए ना। कमजोर आदमी थोड़ी लड़ेगा। कमजोर आदमी तो मैदान छोड़ लेगा या समझौता कर लेगा, बिक जाएगा। मुसलमान बादशाह था, वो जब किला बनवाया, वट वृक्ष को संरक्षित कराया, और ये सनातन के सबसे बड़ा प्रहरी, इन्होंने काशी में अच्छे वट वृक्ष को लोहे के आरे से कटवा के गिरवा दिया। क्या अमित शाह और मोदी के बीच में भी कुछ चल रहा था? दोनों बड़े कलाकार हैं, दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है, दोनों अंदर खाने में एक हैं। इनके बीच में अगर कुछ भी आपसी झगड़े हुए तो ये दोनों लोग का आखिरी समय होगा और सारे कुकर्म हैं, सारी जेल में जाके सड़ जाएंगे, ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएंगे। सारे जितने भी गलत काम है, ये दोनों ही एक दूसरे के उसमें साथ जुड़े हैं, पूरे एक दूसरे के सहयोगी। पूरा इनका एक चने के 2 दाल वाला हाथ, कि एक नौकर की तरह, एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक नए मेहमान आए हुए हैं, अजय राय जी। 5 बार के टर्म के एमएलए रह चुके हैं। इससे पहले जीवन में यूथ की राजनीति कर चुके हैं और मुझे लगता है कम से कम 30 साल से एक्टिव है राजनीति में। ज़्यादा हो गया, लगभग 33-34 साल हो गए। 33-34 साल से राजनीति में है और इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करंट अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है 3 साल उसको भी हो गए, होने जा रहा है, अगस्त में होगा। अगस्त में 3 साल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय राय जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अजय राय जी, आप कहाँ पैदा हुए, क्या बचपन कैसा रहा? उत्तर प्रदेश में ही थे? देखिए, हम सब लोग काशीवासी हैं, काशी में ही जन्म स्थान है हमारा, और सारा का सारा जो हम लोगों ने अपना एक राजनीतिक माहौल या एक शिक्षा का माहौल जो है, वो काशी का ही है। और दिन रात मेहनत परिश्रम करके हम लोग आगे बढ़े हैं और उसमें हमारे भाइयों का, हमारे साथियों का, हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। और सब लोगों ने हमारे साथ हर कठिन परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया। किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, चाहे कोई परिस्थितियाँ हों, चाहे छात्र जीवन में, चाहे राजनीति में जब हम लोग आए उस समय, तो हर जगह पे लोगों का पूरा भरपूर प्यार मिला। और जो सबसे अच्छी चीज़ हम लोगों के लिए है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, माँ गंगा की नगरी काशी, और ऋषि मुनियों की नगरी, चाहे वो संत कबीरदास जी हों, रविदास जी हों, बाबा कीनाराम हों, और सबसे महत्वपूर्ण काशी नरेश, जिनका एक अपना स्थान रहा, महाराजा विभूति नारायण सिंह जी, जिन काशी नरेश को एक शंकर के स्वरूप में भी देखा जाता है। तो निश्चित तौर से बिस्मिल्लाह खां साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया में काशी का नाम सानाई में आगे बढ़ाया, ऐसी तमाम, नजीर बनारसी साहब, ऐसे लोग जो काशी के अंदर महान विभूतियाँ थी, वहाँ हम सब लोग वहाँ से आते हैं और बड़ी कृपा है काशी की जनता का, भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद। तो थोड़ा सब बचपन के बारे में आपका जानना चाहते हैं कि मतलब घर में कौन कौन था, कैसी रही पढ़ाई, कहाँ की आपने? देखिए, हमारे परिवार में बड़े भैया, हमारे सब जो हमारे जिनका नाम स्वर्गीय अवधेश राय जी, वो उनकी घटना घटी, उनके साथ जो दुर्घटना घटी, उनकी हत्याएं हुई, तो निश्चित तौर से 1991 3 अगस्त उसमें हम लोग छोटे थे और हम लोग निश्चित तौर से हम सबको बहुत ही प्यार मोहब्बत लगातार उनका मिलता रहा।
जिस तरीके से घटना घटी, हम लोग टूट गए थे, पूरा परिवार टूट गया था, बिखर गया था, पर हम लोग पीछे नहीं हटे कभी भी। इतिहास गवाह है। आप कितने साल के थे? मैं लगभग 18-19 साल उम्र थी हमारी, और हम सब लोग पूरी तरीके से उस मंजर से उबर नहीं पा रहे थे, पर मोर्चाबंदी लेकर लड़ाई लड़ी गई और आगे बढ़े। मुझे लगता है कि उसमें भरपूर हमारे लोगों ने साथ दिया, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा परिवार एकजुट था, काशी के लोगों ने साथ दिया, और फिर उस घटना से बाहर निकले हम लोग, फिर आए पॉलिटिक्स में आए, और पढ़ाई लिखाई मेरी राजघाट बेसेंट स्कूल में हुई। तो यही रीज़न था क्या, जो एक जैसे काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होगा, आपका एक बचपन बड़ा उसमें एक ये बहुत बड़ा पार्ट था जिस पे मैं बाद में आना चाहता था, लेकिन ये जो एक यही रीज़न था कि आपके साथ अन्याय हुआ और ये जो घटना घटी, इसी की वजह से आपको क्या राजनीति की तरफ झुकाव हुआ कि पहले से था? देखिए, राजनीति में तो पहले से जरूर लोगों से अपने संपर्क संबंध थे, बहुत कम घटना उम्र थी मेरी, पर मेन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो इसी घटना ने सब चीज़ को हिला के रख दिया, झकझोर दिया पूरे परिवार को। माताजी, पिताजी सब ही बहुत ही उससे घटना से सबको सदमा लगा। असमय पिताजी का स्वर्गवास हो गया, असमय माताजी का स्वर्गवास हुआ, काफ़ी हम लोगों ने त्रासदी झेली, और बहुत दुखद रहा हम लोगों के लिए, और पूरा परिवार उसमें कमज़ोर पड़ा। पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, जनता का प्यार, परिवार का साथ, हम लोग लड़ के उससे बाहर निकले और आगे बढ़े, और निश्चित तौर से राजनीति में आए, कदम रखा। विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की, विद्यार्थी परिषद में था। पुरानी पृष्ठभूमि तो कांग्रेस की थी, बड़े भैया कांग्रेस में ही थे, और पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही। पिताजी से लेकर दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। परशुराम राय जी हमारे बड़े पिताजी, अच्छा, हाँ, वो फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के बड़े नेता भी थे। बड़े पिताजी श्रीनारायण राय जी, ये सब लोग हमारे परिवार के लोग थे जो पुराने कांग्रेस से उनका पुराना रिश्ता था। पर हम लोग विद्यार्थी परिषद के साथ काम किए, और उसके माध्यम से फिर आगे राजनीति आगे बढ़ी, और 93 में भारतीय जनता पार्टी में भी ज्वाइनिंग हुई मेरी, और पहला एमएलए मैं 96 में लड़ा, और 96 का जो चुनाव था वो भी काफ़ी संघर्ष वाला था। जो 9 बार के एमएलए थे हमारे यहाँ के, अच्छा, सीपीआई के वो कामरेड उदल जी, उनसे लड़ाई लड़ा, और मैं तब विजय प्राप्त हुई। हाँ, उनका उदल जी ने अपनी जो विरासत, मैं कहूँगा उनकी विरासत को मैंने उनका लिया, आशीर्वाद उनका मिला, और उन जो ईमानदार व्यक्तित्व के धनी थे कामरेड उदल जी, बहुत ईमानदार आदमी थे, सादगी वाले व्यक्ति। 9 बार के एमएलए थे, पर उन्होंने अपना घर नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, कोई स्कूल कॉलेज उनके पास, मतलब बहुत ही साधारण ज़मीन के थे। तो निश्चित तौर से हम लोग उनके जो उन्होंने ईमानदारी का वहाँ एक स्थान बनाया था, उसको हमने आगे बढ़ाया, और लगातार फिर वहाँ से 5 बार एमएलए रहा। बीच में एक बार मंत्री भी था 2002 में, जब भाजपा और बसपा की संयुक्त सरकार बनी थी, तो सहकारिता राज्य मंत्री भी थोड़े महीने के लिए, 11-12 महीने के लिए था। तो ये संघर्ष हम लोग का चलता रहा। तो इसमें थोड़ा सा एक वापस जाते हुए, सॉरी मैं बार बार उस पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी मेरी माताजी की जब मृत्यु देखी तो उससे पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जैसे कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती थी तो हमेशा उससे उबर के निकल आते थे, चाहे फेल हो गए हो, कुछ हो गया। ये पहली बार ऐसी चीज़ थी जिससे उबरने में, तो किसी ने बोला था कि आप उबर नहीं पाते हो, आप इसके जीना सीख जाते हो। तो आप क्या जीना आपने सीखा इसके साथ कि आप उससे निकल पाए, जो ये ट्रेजेडी हुई आपके साथ? तो जीना सीखा, लड़के तभी तो यहाँ लड़ रहे हैं, नहीं तो कहाँ, फिर तो पूरी की पूरी सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाती अगर उससे बाहर नहीं उबरते, लड़ते। पर मैं यही कहना चाहूँगा अपने सभी भाइयों साथियों से कि जो भी गुजरा हो, जो भी मतलब भगवान ने कभी करे, ईश्वर ने कभी करे कि किसी को ऐसी त्रसदी झेलनी पड़े, पर जो भी कठिनाई अगर जीवन में आता है तो कभी पीछे मुड़ के न देखें, हताश निराश न हो, आगे बढ़ें, लड़ेंगे तभी इस मंजिल को आप प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग सोचते हैं कि नहीं, बिना लड़े जाके समझौता कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, मिल जाओ, उनके साथ हो जाओ तो हमारा कद बढ़ जाएगा। कंप्रोमाइज़ जीवन में एक बार अगर कर ले गए तो कितनी बार कंप्रोमाइज़ आप करोगे, हर क्षण, हर घुट घुट कर आप मरोगे, और हर जगह आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर जगह आपको समझौते करने पड़ेंगे जीवन में, और कितनी जगह समझौता करोगे आप कल्पना नहीं कर सकते। पर एक बार लड़ गए, जैसे हम लोग लड़ गए, तो लड़ते 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 आज यहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। लड़ते हैं और आज भी लड़ते हैं, और आखिरी सांस तक
मैं अपने सभी भाइयों बहनों से कहूँगा, आखिरी सांस तक लड़ाई होगी। जब तक मोदी को बनारस से उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, जमींदोज नहीं कर देंगे, तब तक लड़ाई जारी रहेगी, पीछे नहीं हटने वाले। ऐसा क्या हो गया कि आपने 7वें राउंड के बाद कॉम्प्रोमाइज कर लिया बनारस के चुनाव में? नहीं है हमारा कॉम्प्रोमाइज़ करने का, तो सब मेरे डायरी में 2-3 चीज़ नहीं है। एक शब्द कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जियो ने कभी ना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उन्हें कभी कर सकते हैं। और जो और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उसका समझौता मैं नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति कितना भी वो सोचे से मोदी आए तो खरीदने का प्रयास किए कि खरीद ले, आपको भी? हाँ, पूरी ताकत लगा दिया, पूरी ताकत लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी है। 14 से लेके 24 तक तीन बार मैं लड़ा मोदी से, 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा, 24 भी। अब उसका परिणाम जनता ने विश्वास, इस बार जो विश्वास बढ़ा कि मोदी 7 राउंड हारे, वो पूरे प्रशासन, सरकार, पूरा तंत्र, चुनाव आयोग, वहां का अधिकारी जो आज कौशल शर्मा डीएम था, आज ही उनका कल का है डीएम था, डीएम से कमिश्नर बन गया। हम लोग चुनाव आयोग से कहते रह गए, उसको नहीं हटाया और वो मोदी जी को चुनाव जिताया पूरी तरीके से चुनाव आयोग से मिलकर। तो ये हार गए थे, 100% हार गए थे। 7 राउंड तक तो हार रहे थे। अरे 7 राउंड हार रहे थे, तो आखिर में उन्होंने अपने चुनाव आयोग ने अपना अधिकृत वेबसाइट बंद कर दिया, अधिकृत वेबसाइट कर दी, लॉक कर दिया। लॉक कैसे कर सकते हैं? अरे भाई चुनाव आयोग के पास है, क्यों नहीं लॉक कर सकते? बेईमानी जब करना है। लॉक कर दिया? हाँ, लॉक कर दिया पूरी तरीके से। लॉक इसलिए कि वो अपडेट आता, और जब अपडेट आ रहा था तो ये चुनाव हार रहे थे मोदी, और जब आया लास्ट अपडेट आया अजय राय आगे, मोदी पीछे, वो तो पूरा देश देख रहा था। उसके बाद कभी आपने देखा मोदी आगे? नहीं, वो तो नहीं, एक अपडेट आप बता दो ना कि जब अजय राय आगे, उसके बाद कोई भी एक बार भी कि मोदी जी कितने वोट, अजय राय पीछे होगा और मोदी जी कितने वोट से आगे होगा, एक बार भी अपडेट आया हो तो बता दो मुझे मीडिया पे। आप सीधे 4 बजे डिक्लेयर होता है, 4:30 बजे कि मोदी जी 1,52,000 से चुनाव जीत गए। उसके बीच का जो बंद, वो गैप था, चुनाव अजय राय चुनाव आगे, मोदी पीछे। अच्छा। उसके बाद मोदी जी चुनाव आगे हुए, सीधे डिक्लेयर कर दिया, सीधे डिक्लेयर कर दिया। आप उठाकर देख लीजिए किसी मीडिया में, अगर आपको दिखाई दे दे कि मोदी जी आगे पीछे, अजय राय इतने वोट से पीछे हो गए, मोदी जी आगे हो जाए, तो मैं राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। तो जो इनका अधिकारी थे कौशल शर्मा, हाँ, कौशल राज शर्मा, हाँ, तो ये तो पूरा फिर मैनेज उन्होंने पूरा मैनेज किया पूरे आयोग से मिलकर, जो कि अंदर जाने के लिए आयोग ने आदेश किया था कि अंदर नहीं जाएंगे, ऑर्डर था, उसके बाद भी अगला गया और वहां सबको मैनेज करना पूरा बंद हुआ। पूरे चुनाव आयोग से उनके अधिकृत वेबसाइट बंद किए गए, मीडिया को कोई अपडेट नहीं, सारे हमारे जितने भी अंदर लोग थे सबको बाहर किया गया, मीडिया को बाहर किया गया, मीडिया से पूछ लीजिए, सारी मीडिया को बाहर किया गया। और उसके बाद 4-4:30 बजे डिक्लेयर हुआ कि मोदी जी 1,52,000 वोट से चुनाव जीत गए। बीच का जो अपडेट था वो कहाँ है? मैं बता दे, चुनाव आयोग बता दे सर, चुनाव आयोग पूछ लीजिए, क्या जो अभी वर्तमान बैठे आयोग है उस समय कभी जो लोग थे पूछ बता दें कि वो उतने देर के अपडेट कहाँ है। अजय राय आगे, उसके बाद मोदी जी कब आगे हुए पता ही नहीं किसी राउंड में। इसलिए मोदी चुनाव हारे हैं। चुनाव जिताने का इनाम आप देख लो, आज कौशल शर्मा को यहाँ जल बोर्ड का यहाँ उनको सीईओ बनाकर बैठाया था, और भी कल ऑर्डर कर दिया गया कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सचिव बन गए दिल्ली। यूपी कैडर का व्यक्ति नहीं, वो तो बीजेपी तो बढ़िया ऑर्डर कर रहा है। हाँ। देखिए, कर दिया, इनाम दे दिया मोदी जी को चुनाव जिताने का कौशल राज को। 17 तारीख की डेट में ऑर्डर, मेरे पास कॉपी पड़ी है, अभी मेरे मीडिया ग्रुप में चल रही है, वो 17 तारीख ऑर्डर हो गया कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली कि वो अब सचिव बन गए, और है वो यूपी कैडर के। आप सोचो क्यों कितना इनाम दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? आखिर में इनाम देने का कारण क्या है? इसका मतलब है कि पूरी तरीके से कौशल राज शर्मा ने पूरी मोदी जी पूरी स्वामी भक्ति नहीं की, पूरी तरीके से उनके आगे जाके दंडवत करके पूरी तरीके से उनको नतमस्तक, उनके नतमस्तक होकर उनको चुनाव जिताने का काम किया, और पूरी बेईमानी किया लगातार। पूरे बनारस को बर्बाद करने का इस आदमी को श्रेय जाता है। काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा के मंदिरों को तोड़ा गया। जैसे अयोध्या में हारे, तो ये बनारस में भी हारे होते होते नहीं है। चुनाव जिताया बेईमानी करके, उसका इनाम कौशल राज शर्मा को। अभी आप देखिए जल आयोग का सीईओ अभी हताश नहीं हुए इस बात से लेके, इस बात से हताश नहीं हुए? जीतते हताश इसलिए नहीं, हमने कहा लड़ने वाला, मैंने कहा ना लड़ने से पीछे नहीं हटा। मेरे भाई की हत्या भी हम भागे नहीं, लड़े, तो आज खड़े हैं। और निश्चित तौर से मैंने कहा ना कि जब तक मोदी जी को काशी में
काशी की जनता पूरी तरीके से इनको भगाएगी। जनता मेरे साथ खड़ी है क्योंकि मैं काशी का पुत्र हूँ, काशी का हूँ, बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ, तो हूँ और भगाकर इनको निश्चित तौर से काशी की जनता जमींदोज करेगी और हम पूरी ताकत के साथ इनको भगाएंगे। एक लड़ना अलग चीज होता है, आपके नाम तो आप बोल रहे हैं कि आप बाहुबली है, ये एक चीज जो चलती है। देखिए प्रशांत जी, अगर हमारे पास दम ही नहीं रहेगा, अगर इस बाहू में अगर बम ताकत नहीं रहेगी इस बाहू में, तो फिर साथ कौन आएगा? कोई आएगा? हाँ, ये जो बाहू का बल है ना, ये आम आदमी की रक्षा के लिए है, गरीब आदमी की रक्षा के लिए, साधारण आदमी की रक्षा के लिए, बहु बेटियों की रक्षा के लिए। इसका दुरुपयोग मैंने कभी नहीं किया। हाँ, मोदी जैसे व्यक्ति से जो देश को बर्बाद करने वाला, देश को बेचने वाला, देश को पूरी तरीके से गुजरात के ठेकेदारों के हाथ में देने वाला सारा काम, तो उसके लिए तो ताकत चाहिए ना। कमजोर आदमी थोड़ी लड़ेगा, कमजोर आदमी तो मैदान छोड़ लेगा या समझौता कर लेगा, बिक जाएगा। ये तो बोले थे कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, और माँ गंगा ने बुलाया है, तो गंगा में तो लाशें बह रही थी। तो शिव, आज भी 18 नाले गंगा जी में गिर रहे हैं, आज भी 18 नाले गंगा जी में गिर रहे हैं। आज माँ गंगा का हाल पूरा, उसको माई को कमाई का जरिया बना दिया, माई को कमाई का जरिया बना दिया। आप देख सकते हैं कि वहां पे क्रूज चल रहे हैं, सारे क्रूज के मालिक कौन है? गुजरात के लोग। अच्छा, हाँ, सारे क्रूज के मालिक गुजरात। तो ये लोकल विरोध नहीं करते आप? नहीं, लोकल विरोध तो कर ही रहे हैं, लोकल विरोध को बंद करें, उनको पुलिस बंद कर देती है। जितने माझी समाज के लोग हैं, गंगा पुत्र हैं, निषाद समाज के लोग, उनको आप बनकर हमेशा रोक देते हैं, उनको कहीं नहीं पूछा जाता। आप पूरी तरीके से उनको जब होता जेल भेज देते हैं, प्रताड़ित किया जाता है। बेचारे वो जिनकी उनकी नाव बोट थी, सबको किनारे कर दिया, सब क्रूज वालों को सारा काम देते हैं। और देखिए वहाँ परंपरा शुरू हो गई काशी में, सारे गंगा जी के बीच में किस तरीके से वहाँ पे जो है पवित्रता को भंग किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा पवित्रता तो क्रूज में भंग हो रही है, जो क्रूज पैक होके, हाँ, वो जो चल रहा था क्रूज में है सब कुछ। अब वहाँ सारी सुविधाएं समझ रहे हैं आप क्या? सारी, हाँ बोल रहा हूँ, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज हैं क्रूज के अंदर। आप बुक कराइए, देखिए इन्होंने भी शुरू करा दिया। पूरा गंगा मैया को कमाई के लिए, माई को कमाई कर रहे हैं। और पूरी तरीके से वहां पर आज पूरी तरीके से वहां की पवित्रता को खराब कर दिया। आज धार्मिक स्थान को, पूरे धर्म के स्थान को इन्होंने पूरी तरीके से क्योटो से उसको पर्यटक स्थल बना के, और केवल कमाई का जरिया बाबा विश्वनाथ के दरबार को, जो एक पूरा एक मंदिर का स्वरूप था बाबा का, अक्षय वट वृक्ष को काट दिया। अच्छा, हाँ, 3 अक्षय वृक्ष का इतिहास है इस भारत देश के अंदर, 3 अक्षय वट वृक्ष। पहला गौतम बुद्ध, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, दूसरा काशी विश्वनाथ के दरबार में, तीसरा प्रयागराज जो संगम के पास अकबर जो मुसलमान बादशाह था, वो जब किला बनवाया तब भी अक्षय वृक्ष को कटवाया नहीं, उसको आज कायदे से उसको पूरा जो है संरक्षित कराया। और ये सनातन के सबसे बड़ा प्रहरी, इन्होंने काशी में अच्छे खासे अक्षय वृक्ष को बकायदे आरे से, लोहे के आरे से कटवा के गिरवा दिया, हजार साल पुराना। मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया, माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा स्थापित, और उसको तोड़ दिया, पूरा बुलडोज कर दिया। तो ये इतना बड़ा सब काम कर रहे हैं, तो इनके विद्रोह क्यों नहीं? जनता सड़क पे उतर के इनको मारने क्यों नहीं लगे? बिल्कुल मारा ही ना जनता ने भाई। सरकार में बैठे हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक बैठे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं, मुकदमे लगवा रहे हैं। तो निश्चित अब देखिएगा, अब समय आ गया है कि अब जनता भगा रही, तब उसका नतीजा है ना कि जनता मेरे साथ खड़ी हो गई। मैं तो 14 भी लड़ा, कम उठ पाया था, दोबारा लड़ा तो उससे ज्यादा उठ पाया, फिर तीसरी बार लड़ा तो 4,60,000 मोदी जी हारे, और जबरदस्ती चुनाव आयोग और खासकर कौशल शर्मा ने, देखिए उसको इनाम मिल गया, पूरी तरीके से चुनाव जिताने का काम किया। पर अकेले एक आदमी थोड़ी, पूरा सिस्टम रहा होगा इनके साथ। नहीं, पूरा सिस्टम लगा है, तो एक आदमी उसमें आगे काम कर रहा है और बाकी सारा सिस्टम काम कर रहा है इनके साथ। पर इसमें क्या, ये योगी जी का क्या योगदान रहा है इनको? योगी जी पूरी उनको मदद कर रहे हैं, पूरी ताकत दे रहे हैं। जाता है कि वो आपस में बनती नहीं योगी मोदी की। योगी मोदी में तो जो झगड़े हैं, वो तो झगड़े मोदी के नहीं, योगी और अमित शाह के हैं। अच्छा, हाँ, अमित शाह, योगी और अमित शाह के बीच में। तो ये सच्चाई जो हवा उड़ रही है कि अमित शाह नहीं चाहते हैं योगी सीएम बने। नहीं, ये तो तय है कि हटाना चाहते हैं लोग, अमित शाह ताकत लगा के हटाना चाहते हैं, पर हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपस में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, काफ़ी विवाद चल रहा है और काफ़ी पंचायत हो रही है। पर मुझे लगता है कि आपस में काफ़ी, उसमें आप देख सकते हैं
तमाम शंकराचार्य जी का अपमान कराया। हाँ, वो ब्राह्मण जो हमारे बटुक थे, संस्कृत के जो विद्वान लोग थे ब्राह्मण समाज के बटुकों, उनके गिरुआ वस्त्र फाड़े गए, उनकी चुटियाँ खींची गई, काफ़ी अपमानित किया गया। शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमे लगाए गए, फर्जी मुकदमे ऐसे लगाए गए जिससे उनके चरित्र पर उंगली उठाई गई। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से आज ब्राह्मण बहुत ही नाराज है। कई ब्राह्मणों की हत्या कराई सरकार ने, इनकाउंटर कराए। तो निश्चित तौर से आज ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और हम लोग के साथ, हमारे कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस के परंपरागत वोट रहे हैं हमारे साथ, वो आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पर हमको उनको उचित स्थान और सम्मान के साथ उनको अपने साथ लेना पड़ेगा। इसी में एक स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे कश्मीर की, एक बात याद आती है मुझे, और अगर आप थोड़ा सा, आपकी एक्यूमेन, पॉलिटिकल एक्यूमेन ज़्यादा अच्छी है तो आप बता सकते हैं कि जब ट्रंप आए थे दिल्ली, जब नमस्ते ट्रंप, मोदी जी ट्रंप कर रहे थे, तो अमित शाह को सामने बैठाया गया था। और उसी समय की बात करते हैं सत्यपाल मलिक, कहते हैं कि जब कश्मीर में वो पुलवामा अटैक हुआ तो मैं अमित शाह के पास गया और अमित शाह ने कहा कि ये पगला गया है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, शायद यही शब्द यूज़ किए थे कि ये पगला गया है, रेफरिंग टू मिस्टर मोदी। तो क्या अमित शाह और मोदी के बीच में भी कुछ चल रहा था, और उसका भी ये एक रीज़न है, ये एक जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये यूपी पॉलिटिक्स में, क्योंकि सांसद वो यूपी के ही हैं, आज वो पीएम यूपी की वजह से। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये दोनों बड़े कलाकार हैं, और ये जिसको कहा जाए कि चोर से कहो चोरी करो और साहू जी से कहते हैं साहू जी जागते रहना, तो ये दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी है। लोगों को बाहर दिखाई देगा कि ये उनको कुछ भी इनके बारे में, मोदी के बारे में बोले, पर दोनों अंदर खाने में एक हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर इनके बीच में अगर कुछ भी आपसी झगड़े हुए तो ये दोनों लोग का आखिरी समय होगा और दोनों जीवन भर जेल में लोग जाके सड़े जाएंगे। सारे कुकर्म हैं, सारी जेल में जाके सड़ जाएंगे। और निश्चित तौर से, क्योंकि सब एक पूरा ये ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएंगे, और सारे जितने भी गलत काम हैं ये दोनों ही एक दूसरे के उसमें साथ जुड़े हैं और पूरे एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये पूरा इनका एक चने के दो दाल वाला हाल है। एक चने में दो दाल है, वही दोनों का है। तो ये लोग अगर कोई सोचे कि आपस में इनके झगड़े हैं, ये मैंने कहा ना कि चोर से कहो चोरी करना भैया, चोरी कर लेना, साहू जी जागते रहना, चोरी होने वाली है। तो ये बड़े कलाकार लोग दोनों तरफ खेलते हैं, दोनों तरफ खेलते, डबल ढोल की डबल हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। आपसे कुछ बोलेंगे, इनसे कुछ बोलेंगे, पर एक मेरी जो जानकारी कि दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं। सो कमिंग बैक टू आपकी राजनीति पे, तो अजय राय जो है वो एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं कि एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं? वो स्टेट की राजनीति करना चाहते हैं या फिर वो राष्ट्रीय राजनीति में करना चाहते हैं? ये ऐसा है कि हम जमीन के लोग हैं प्रशांत जी। जब जमीन हमारी मजबूत रहेगी, हमारी धरती मजबूत रहेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो निश्चित तौर से हमारी विधानसभा, जो हमारी पिंडरा विधानसभा है, और जहाँ से हमको एक पहचान मिली, पिंडरा से एक स्थान मिला मुझे देश में, क्योंकि पहला चुनाव मैं उदल जी से जीता, दूसरा सोनेलाल को हराया, तीसरा फिर सोनेलाल जी को हराया, जो अनुप्रिया जी के पिताजी। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट चुनाव पूरी बसपा सरकार में निर्दल लड़ा, मैं इंडिपेंडेंट, हाँ निर्दल लड़ा, उसमें जीता। फिर कांग्रेस के साथ मैं आया, 12 से 17 भी कांग्रेस से लड़ा। तो निश्चित हमारी जो कर्मभूमि है, कर्मभूमि को मैं निश्चित तौर से उसकी मिट्टी अपने सर पे लगाता हूँ और पिंडरा की जनता के साथ मैं हूँ, और निश्चित विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और विधानसभा मजबूती से हमारे साथ एक वहाँ की क्योंकि वहाँ लोगों की भावनाएं मेरे साथ हैं, तो वो आखिरी दम तक, मरते दम तक उस विधानसभा का एहसान है मेरे ऊपर। उस एहसान को मैं कभी नहीं उतार पाऊँगा। जिन्होंने मुझे पहचान दी और मुझे उस स्थान पर लाए कि जब हम लोग थपेड़े खा रहे थे, जब संघर्ष कर रहे थे, तो पिंड कोलसला था उसमें उसका नाम, कोलसला की महान जनता ने मेरा साथ दिया, आशीर्वाद दिया। तो वो जीवन भर आभारी हूँ वहाँ की जनता का, हाथ जोड़कर जीवन पर्यंत नतमस्तक करता हूँ वहाँ की जनता का। पहला हक वही वालों का है, बिल्कुल हक उनका पाला। उससे मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा कि उनका एहसान है, और आखिरी सांस तक उसका निर्वाह करूँगा। और भले उसके बदले मुझे लोकसभा लड़ना पड़ा मोदी से, तो मेरी पहचान पिंडरा विधानसभा से बनी है। उस विधानसभा का जीवन भर आभारी हूँ, और कभी उससे वहाँ की जनता जो चाहती है वही निर्णय मैं करता हूँ। उन्होंने कहा लोकसभा लड़ना तो लड़ना, और वहीं के लोगों ने मेरी हर जगह मदद की है, तो निश्चित उनका हक अधिकार है। तो इस बार विधानसभा निश्चित लड़ूंगा और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है।
आपने अपनी राजनीति में एबीवीपी और आरएसएस को बड़े नज़दीक से देखा है। पहले तो ये कि क्या ऐसा था कि शुरू में आपने उनसे अट्रैक्ट हुए और ऐसा क्या हुआ कि विच्छो आपका मतलब एक मन टूट गया उनसे, ऐसा क्या हुआ? अट्रैक्ट ये होने का कारण था कि हम लोग राजनीति कर रहे थे, तो जो राजनीति करने का जो उस समय वो लगा कि मुझे लगा कि विद्यार्थी परिषद में आना जाना लोगों का था, से मेरी छात्र जीवन में परिचय था, इस नाते उनके साथ चला गया। पर जब अंदर जाकर हम लोगों ने काम देखा और काम जब उसमें काम किए तो मुझे दिखाई दिया कि जब कोई तेज व्यक्ति है या मेहनत करने वाला व्यक्ति है और वो संघर्ष करने वाला है और साफ साफ बोलने वाला है, तो उसको ये लोग आगे बढ़ने नहीं देते। संघ के लोग और खासकर भाजपा के लोग उसको चाहते हैं कि ये बहुत आगे चला जाएगा तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। इस नाते मेरा मोह भंग हो गया। लोग कहते हैं लोकसभा का टिकट नहीं दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखिए, लोकसभा का टिकट मैं तो कांग्रेस पार्टी में आया 2009 में आया, इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के। मुझे पद का प्रांतीय अध्यक्ष मुझे बनाया 2022 में। सोच लो, 9 से लेके 22 तक कितने साल? 13 साल किसी पद पे नहीं था। हाँ, विधायक जरूर था मैं, 9 से लेके 12 भी था, 12 से 17 भी था, पर किसी पद पे नहीं था संगठन के। संगठन ने मुझे पद दिया 22 में, इसलिए कि नहीं पद मैं आऊंगा तो मुझे पद मिल जाएगा और मुझे बहुत बड़ा तगमा मिल जाएगा, इसलिए कि अध्यक्ष जो बनाया आपको। प्रांतीय अध्यक्ष था मैं, करीब उसमें 6 जोनल अध्यक्ष बने थे प्रांतीय अध्यक्ष, तो उसमें मैं एक बना था। उसमें प्रदेश अध्यक्ष खाबरी जी थे, ब्रजलाल खाबरी जी थे जो उसमें वो थे, मतलब प्रांतीय अध्यक्ष बना था उधर जो प्रयागराज जोन का 12-13 जिले थे। तो हम लोगों ने उस समय तो ये मन में नहीं था, पर भाजपा में क्या था कि काम भी करो, मेहनत भी करो, और एक तो सम्मान नहीं मिलना, दूसरी चीज की हर जगह आपस में झगड़े थे और कटिंग का काटना, ये करना। ये कांग्रेस में हम लोग आए तो कांग्रेस में सब चीजें नहीं है। जो कितना भी आप कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, आगे बढ़िए, पूरी पार्टी आपके सहयोग कर रही है। तो बीजेपी में काम करने वाले व्यक्ति का, मेहनत करने वाले व्यक्ति का, और जिसका खुद का अपना व्यक्तित्व हो, मैं कहना चाहूँगा खासकर कि जो व्यक्ति हमारे नौजवान साथी हैं, भाई हैं, वो जरूर सुन लें कि जिसका अपना खुद का व्यक्तित्व हो, अपनी खुद की पहचान हो, वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो वहाँ पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। कांग्रेस में अगर कोई अपना खुद का व्यक्तित्व बनाकर अगर रखा हुआ, जैसे हम लोग हैं, अपना व्यक्तित्व बना के रखा होगी तो उसकी ग्रोथ होगी, बढ़ गए। जो प्रदेश स्तर पे लोग जानते थे, जिले स्तर पे जानते थे, अब अजय राय को पूरे देश स्तर पे जान रहे हैं। वो देन किसकी है? कांग्रेस की। ये निश्चित तौर से मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस में नहीं आता तो मैं मोदी से लड़ता, तो मोदी से लड़ा, तब लड़ते लड़ते आज यहाँ खड़ा हूँ कि चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, बनारस। आपको डर नहीं लगा इतने बड़े आदमी से? डर का है यार, मैंने कहा तो कुछ भी कर सकते। मैंने कहा कुछ भी करेंगे तो अरे बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ मैं, अवगढ़दानी बाबा, उनकी कृपा है, उनका स्मरण करते रहते हैं हम लोग लड़वैया हैं, वो समझौता नहीं है, तो डर भय का है। कल तो नहीं कर लेंगे समझौता फिर? नहीं, हम लोग तो को पीछे हटने वाले नहीं प्रशांत जी। जब कुछ ही मन में ठान लिया, मैंने कहा ना कि जब तक उनको पूरी तरीके से निपटा नहीं दूंगा, निपटा नहीं मतलब उनको कुछ कसम लिया आपने भी क्या? नहीं, कसम, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। मैंने कहा ना कि मोदी जी मेरी जो परवरिश हुई है, ऐसा क्या नाराजगी है? नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। अरे भाई, नाराजगी का मतलब क्या है? हम जाके उनके आगे हाथ जोड़ लें? हम हाथ जोड़ ऐसे जाके नहीं है भाई, सम्मान के तहत हम सबको हाथ, छोटे बच्चों को भी हाथ जोड़ते हैं। पर अगर सोचेंगे नहीं, डरवा देंगे, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, मुकदमे लगा देंगे, जेल भेज देंगे। कितने मुकदमे किया? अरे बहुत मुकदमा लगा दिया, कई दर्जनों मुकदमा, यहाँ से वहां तक मुकदमा। तो ये तो कल को जैसे किसी को भी उठा के डाल देते हैं भाई, कुछ भी। पर हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं। और निश्चित तौर से मैंने कहा ना कि जब तक इनको हम लोग बनारसी भाषा में बता दें कि जब तक इनके गुजरात हम न भेज दे तब तक चैन नहीं हो, भेज दे बोलिए गुजरात इनके हम लोग। अब इसी पे दूसरे पार्ट में आते हैं। अब चुनाव आ रहा है, मुश्किल से 10 महीने बचे हैं और आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे और सरकार में आएंगे, जो मुझे समझ में आया। देखिए, उसका कारण है प्रशांत जी कि हम लोग दिन रात काम करने वाले लोग हैं, तो जनता की नब्ज क्या है, कैसे चीज़ें क्या जनता चाह रही है। देखिए, आज के दिन में कांग्रेस के प्रति, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी के प्रति, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रति जो एक भाव बन रहा है, वो भाव ये है कि लोग जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जो राहुल जी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब जैसे कल की जो घटना घटी है, उसका पूरे देश पे असर पड़ा है। कल जो
जो आज ये महिलाओं को केवल और केवल दिखा रहे थे, लॉलीपॉप दिखा रहे थे लोगों को, वो कल खुल गया। अब उससे हमारे नेता राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ काफ़ी मजबूती के साथ जनता के बीच में पहली बार 11-12 सालों में मोदी जी की पूरी भाजपा बैकफुट पे हुई है और सरकार पूरी तरीके से आज नीचे गई है। इसमें एक इल्ज़ाम आपके ऊपर आता है कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हैं। मैं बताता हूँ कैसे। 2024 के चुनाव में आप योगी सरकार को अल्पमत में कर देते हैं अगर विधानसभा की सीटें गिनी जाए। अगर ये बीजेपी होती तब तक ढिंडोरा पीट के उसने पूरे नेशनल न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही होती कि इंडिया गठबंधन 44 सीटें या 43 सीटें जीतता है, 43 सीटें जीतता है। उसके हिसाब से विधानसभा गिनी जाए तो 150-160 सीटें आती है। तो 160 सीटें विधानसभा की आना 24 में, मतलब योगी सरकार अल्पमत में हो जाती है अगर वैसा आता तो, मतलब जनाधार खो चुकी है। तो अब तक तो उनको रिजाइन करवा के और कर देना चाहिए था। और प्लस इसका क्रेडिट तो आपके आने के बाद, आपका और अविनाश पांडे जी जो इंचार्ज है उन्होंने आने के बाद पूरा एकदम पलट दिया है। क्या किया अब ये तो आप ही अच्छा समझते हैं। तो ये जरा मुझे समझना है कि आपने इसको कभी ना क्रेडिट लिया, ना नेशनल न्यूज़ में बजा, ना किसी ने बोला कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म यूपी में किस वजह से किया, क्या आपने ऐसे किया जो इतना। ये सारे क्रेडिट हम अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी को देते हैं, क्योंकि राहुल जी ने जिस तरीके की बात उठाई, जो संविधान की रक्षा की बात उन्होंने उठाई और जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़कर वो बोले, और जो उत्तर प्रदेश को उन्होंने चुना, रायबरेली की सीट को, बिल्कुल जो रायबरेली की सीट को चुना, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है और इसका आने वाले 2027 में बड़ा असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब हमारा नेता खड़ा है, जैसे आज मैं उत्तर प्रदेश में हर इश्यूज़ पे खड़ा हूँ, कोई घटना घटती है, कहीं कोई बात होती है, हमारे एक लोग खड़े हैं। तो जब इशू पे कोई हमारा नेता खड़ा है, राहुल जी खड़े हैं और वो बोल रहे हैं, तो हम लोगों को उससे ताकत मिलती है। और राहुल जी आ गए, राहुल जी ने जो रायबरेली को चुना, और उस समय 2 जगह से लड़ रहे थे। और एक घटना बता दूं, राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक तो रायबरेली लड़े थे और एक वायनाड लड़े थे। काफ़ी उस समय लोगों ने, रायबरेली के लोगों ने, भाई पुराना वहाँ की परंपरागत वो सीट है, वो उनके पूर्वजों की सीट रही है पूरा, और वहाँ के लोग घर घर में प्यार करते हैं, बहुत प्यार है रायबरेली अमेठी से। वो दोनों सीटें आ गई हमारे पास, के.एल. शर्मा जी थे, और यहाँ पर स्मृति ईरानी जो झूठ बोली थी कि 13 रुपये किलो चीनी ले हम देंगे, हराओ मोदी को, हराओ राहुल जी को हराओ। तो वो इतना बड़ा थी वो, तो आपने निपटा ही दिया। हाँ, तो जनता ने आज जो टीवी पे दिखी उसके बाद जनता ने निपटा दिया प्रशांत जी। तो अब राहुल जी ने जो मैं आपको बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, जो राहुल जी ने उसमें तो लोकसभा में 2 जगह से लड़े थे, पर राहुल जी ने जो वायनाड को, मतलब वहाँ के पे अपनी बहन और अपने हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका जी को दिया, वायनाड सीट पे प्रियंका जी वहाँ से आ गई। राहुल जी ने जो रायबरेली रख लिया लोकसभा ना, इसका 2027 में असर पड़ेगा। डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश को सीरियसली ले रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को मजबूती से लिया। राहुल जी को वहाँ रुकना, रायबरेली अपने साथ रख लेना, पास रख लेना, अब उससे ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास हो गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में निश्चित अब 27 में डंका बजाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये विश्वास हो गया और हम लोग लड़ रहे हैं, और वो श्रेय हम सब लोग, हम थे, हमारे साथ हम लोगों के मार्गदर्शन अविनाश पांडे जी कर रहे हैं, और हमारे सभी हमारे नेता। पर श्रेय इतना बड़ा क्यों नहीं आया कि बात, हाँ यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस आया, लेकिन आप लोगों ने एकदम श्रेय आपके पास आया नहीं। देखिए, श्रेय तो देखिए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, श्रेय बिल्कुल आया, श्रेय आया तभी तो राहुल जी, मैंने कहा ना कि अगर राहुल जी का विश्वास बढ़ा अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने वहाँ के उत्तर प्रदेश के नेताओं पर, तभी तो उन्होंने रायबरेली को अपने पास रखा। वायनाड को उन्होंने प्रियंका जी को दिया, गई वहाँ प्रियंका जीत के भारी मतों से गई, राहुल जी ने वहाँ रखा। क्षमा मांग के उन्होंने कहा कि मुझे एक तो चुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो आज उन्होंने, तो आज जो रायबरेली रखा है ना, तो वो श्रेय हुआ ना, श्रेय गया। तो निश्चित तौर से आज उत्तर प्रदेश की जनता हमारे नेता आदरणीय राहुल जी पर विश्वास कर रही है, और हम सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं पार्टी के वर्कर की तरह, पार्टी के एक आम कार्यकर्ता। मैंने कभी ये नहीं लगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ता हूँ, हमेशा जमीन पे खड़ा रहता हूँ। आप कहीं देखो सड़क पर लड़ते रहता हूँ। कल ही मैं जा रहा था नोएडा में, कल ही मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया
सारा अध्यक्ष के। अच्छा। हाँ, मैं मुकेश यादव घर से जा रहा था जिला अध्यक्ष को देखने के लिए, मुझे जाना था मेरठ में, वहाँ सेंट्रल मार्केट में जाना था और मौलाना साहब घर जाना था, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। ये सब तो योगी जी करते हो। हाँ, योगी कर दिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। तो ये हम लोग लड़ रहे हैं, हमने कहा हम लोग लड़ रहे हैं। अब जैसे आज ही मैं गया, बाकी लोग, अभी कोई नेता नहीं गया, किसी दल का नेता। अभी गाजियाबाद में आग लगी है, जो गांव में आग लगी है, वहाँ पर भाई मैं अभी वहीं से होके आ रहा हूँ। वहाँ पूरे खाने के सामान से लेकर सारे दवाइयाँ और जो आवश्यकता चीज़ें हैं, सब जितने दाल चावल फल फ्रूट दवा पानी बिस्किट वहाँ ब्रेड सब लेकर गए हम लोग, वहाँ से होकर फिर आए। अभी किसी दल का कोई नेता नहीं गया, कोई सत्ता पक्ष का भी कोई व्यक्ति वहाँ पर जाके सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, सब गरीब लोग हैं। ऐसी घटना लखनऊ में हुई, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हमारे लोग गए थे और लगातार वहाँ एनजीओ में जाकर, एनजीओ की टीम जाकर काम कर रही है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी की एनजीओ है। कल जाकर वहाँ पर एनजीओ की टीम ने संवेदना करके, हमारी जो टीम है संवेदना, उनकी अपनी खुद की संवेदना है, एनजीओ है, वो लोगों ने कल जाकर वहाँ पे काम किया। वहाँ की जो उसकी पूरे वो लोग हमारे मित्र हैं, सुरेंद्र है, उनकी वाइफ अनामिका, ये सारे लोगों ने कल पूरी टीम ने जाकर वहाँ काम किया, जहाँ लखनऊ में जो आग लगी। और आज हम लोग यहाँ थे। तो अभी 20 तारीख को भी जाके लखनऊ में जितने भी सामान है सब जाके, जो आग लगी थी लखनऊ में, हाँ वहाँ भी जाके बात भी कल जाके किया इन लोगों ने। इतनी बड़ी आग के पहले भी एक हमारा डेलीगेशन, जो हमारी आराधना मिश्रा मोना है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, सीएलपी उनका डेलीगेशन गया था, पूरे जिला शहर गए थे। कल वो जो कांग्रेस के हमारी एनजीओ, उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ है, सुरेंद्र जी ने और अनामिका, इन लोगों ने पूरी टीम जाकर वहाँ पर, इन लोगों ने जाकर वहाँ पे सामान का वितरण किया, खाने पीने का वितरण किया। अभी 20 तारीख को हम लोग जाएंगे वहाँ पर। आपके प्रतिद्वंदी कौन है फिर, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, आज जो देश के अंदर जो एक वातावरण बनाने में और एक झूठ बोलने का जो माहिर है, वो तो नरेंद्र मोदी हैं। अभी आप देखिए, महिला बिल को इनको तो लाना था नहीं, महिलाओं का कोई सम्मान तो है नहीं। तो महिला सीएम देख सकते हैं आप? महिला सीएम देखेंगे यूपी में अगर आएंगे तो? महिला सीएम वो बनाएंगे? हमने महिला सीएम बनाया, कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ने महिला सीएम वहाँ पर दिया है बना के। आप वहाँ पे आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के वहाँ पे सुचिता कृपलानी जी वहाँ पे रही हैं, वहाँ पे महिला सी हमारी तरफ से रही हैं और हमने दिया वहाँ पे। और आप ये आप देख सकते हो, ये नारी वंदन की बात कर रहे हैं, और नारी लाके ने, जिसने अपनी पत्नी को ही अपना सम्मान नहीं दिया, जो बेहतर पत्नी, जो शादीशुदा पत्नी जसोदा बेन आज भी बेचारी है, अब ये नारी वंदन कर रहे हैं। अब आप देखिए, नारी वंदन हो रहा है ये, आप देखो भैया, ये देख लीजिए आप, ये मैं देख लो भाइयों, आप ये पूरे लोग देखो, आप ये पूरे अपने, मैं इतना ही कहूँगा अपने भाइयों को देख लो भैया, पूरे देश के लोगों, ये बस जसोदा बेन जी हैं। ये नारी वंदन, नारी जसोदा बेन को सम्मान दो, घर में स्थान दो, ये हमने कहा है। अभी हमारे प्रीवियस गेस्ट आए थे शक्ति सिंह गोहिल जी, उन्होंने तो बताया कि बचपन में कोई शादी नहीं हुई थी इनकी। नहीं, बाद में शादी हुई है। हाँ, बचपन की शादी थोड़ी है ये तो नैरेटिव बनाया हुआ था कि बचपन की। ना 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 ना, ये पूरी जवानी की शादी है। और रहे हैं साथ में रहे हैं, जवानी की शादी है ये पूरा इनका जो है, ये जसोदा बेन जी की, इनकी पूरी बाकी ये अब ये कह रहे हैं कि ये हम महिलाओं का सम्मान करेंगे और आरक्षण देंगे, जो अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर पाया। मैं अपने भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा, देशवासियों से, कि भाई जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाया, जिसकी मांग में सिंदूर भर कर आप लाए, सबसे पहला तो हक उसका होता है ना पति पे, पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, उसको आपने छोड़ दिया, और आप नारी वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, और आप सबको कह रहे हैं हम आरक्षण से सुविधा देंगे और महिला आरक्षण लाएंगे। पहले अपनी बीवी पे तो आरक्षण, अपनी बीवी का तो सम्मान करो, उनको पर आरक्षण में लाओ आप, उनको सबसे पहला आरक्षण अपनी पत्नी को दो, जो आपके बीच में आपके साथ रहे घर में आके। इसी में थॉट्स आ रहे हैं मधु कीश्वर। बिल्कुल, आप देखिए, वो एक अलग लाइन है वो, लेकिन आपसे मैं आपके थोड़ा थॉट्स जानना चाहूंगा उसमें। क्या देखिए, इतना मैं कहूँगा कि जो इतना आरोप लगा रहे हैं, ओपनली आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के पुराने लोगों से, और सारी बातें वो कह रहे हैं, तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है और गंभीर बात है, सीधा है। और इस तरह की एक महिला इस तरह की बातें सीधे बोल रही है, तो मुझे लगता है निश्चित कहीं ना कहीं इसमें सत्यता है, और इसकी पूरी सामने आनी चाहिए। इस पर पूरी तरीके से सबको, मैं समझता हूँ कि मीडिया, जितनी मीडिया चुपचाप बैठी है, जो गोदी मीडिया बैठी है, इसको बिल्कुल लाना चाहिए, सामने आना चाहिए। आएगा, खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। इनकी
एप्स्टीन फाइल इंडिया में तमाम है इनकी, बहुत सी चीज़ें आएंगी, अभी देखते रहिएगा। अभी मधु किश्वर जी बोल रही है, तमाम लोग भी बोलेंगे, वो भी बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, खुलेआम बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? उनको निकाला तक नहीं है। इसका मतलब की चीज़ें। राहुल जी ने पार्लियामेंट में 16 बोला था, 16 सुना आपने पार्लियामेंट में बोला? देखिए वो किस चीज पे बोला था, मैंने रिकॉर्ड किया अपने हिसाब से। हाँ, क्या मुझे लगता है कि वो 16वां नंबर एप्स्टीन फाइल का है, क्या है कुछ, उनका डिकोड करो, कमेंट करो। तो आपको क्या लगता है, कुछ इसी से रिलेटेड है? देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल जी जैसा व्यक्ति अगर ये बात बोल रहे हैं, तो राहुल जी कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ तो रहा होगा। राहुल जी कभी झूठ नहीं बोलते और बनावटी बात नहीं बोलते। मैं जानता हूँ स्वभाव उनका, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और जानकारी के बगैर या तथ्यों के साथ बगैर वो नहीं कह सकते। तो जो चीज़ें घूम रही हैं, हमारे नेता ने जो बात बोली, राहुल जी ने जो बात मार्केट के अंदर घूम रही हैं, वो निश्चित तौर से उसमें सत्यता है, और वो बात बहुत जल्दी सामने देश दुनिया के सामने। और ये आप देख लीजिए, आज दुनिया की बड़ी मैगजीन ने जो 100 पावरफुल लोगों के नाम जारी करते हैं, उसमें नेपाल जैसे देश के प्रधानमंत्री का नाम बालेन शाह का आता है, बांग्लादेश जैसे छोटे से देश के प्रधानमंत्री का नाम आता है, प्रधानमंत्री का नाम आया ना उसमें, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को विश्वगुरु का दर्जा देते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, बने नहीं है, बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बात विश्व। अब वो भूल गया, कोई शब्द नहीं आ रहा है उनका, कहीं नाम भी नहीं ले भैया, नाम लेने वाला कोई नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप सोच सकते हो आप कितनी आज कितनी अपमानित हो, कितने वो हो रहे हो। अमेरिका कहता है कि नहीं, फिर मैंने आज देखा कि मैंने अमेरिका कहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कहा कि नहीं मैंने कह दिया कि जाओ तेल खरीद लो रसिया से। जैसे लग रहा है कि एक नौकर की तरह, एक सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। कह रहा मैंने कह दिया, ऑर्डर दे दिया, जाओ मैंने सीजफायर मैंने कराया। हाँ, सीजफायर नहीं, आज की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा। फिर आया है कि मैंने कुछ दिन के लिए भी समय सीमा बढ़ा दी है, अमेरिका ने समय सीमा बढ़ा दी कि तेल खरीद लो। इसका मतलब कि आप उसके रमो करम पे पल रहे हो। देश की जनता का अपमान हो रहा है, देश की हमारे भाइयों बहनों का अपमान किया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। इसी में एक और नाम आता है जिनके बारे में डिस्कस नहीं किया, अखिलेश यादव। आप क्या अभी इंडिया गठबंधन क्या स्टेटस है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हम सब लोग प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, और हम सब लोग मिलकर, हमारे प्रभारी जी अविनाश पांडे जी, सब लोग मिलकर संगठन, सभी लोग अपने संगठन सृजन के माध्यम से, जो संगठन सृजन चल रहा है, इसके माध्यम से हम पूरे 75 जिले में और 403 विधानसभाओं में अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पूरी ताकत से उस पर हम लोगों का काम चल रहा है, क्योंकि आप संगठन जब मजबूत रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी डिलीवर कर पाएंगे। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि उनके साथ गठबंधन क्या करना है, किसके साथ होना है कि नहीं होना है, क्या होना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है 403 विधानसभाओं पर संगठन को मजबूत करना और हर जगह मजबूती से अपने आप को स्थापित करना। उस पर कांग्रेस पार्टी दिन रात कर रही है और आगे मेहनत कर रही है। मायावती जी तो काफी शांत रहती हैं, वो तो केवल कांग्रेस के खिलाफ बोलती है, उनके बारे में आपके क्या? मायावती जी के बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे साथ खड़ी हैं। उनकी अभी आप देख सकते हैं, महिला बिल से लेकर जो भी, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी, परिनिर्वाण दिवस। उस दिन खुलेआम योगी जी को उन्होंने मन से शाबाशी दी, योगी जी की तारीफ की। जो जितने दलितों की हत्याएं हुई, इतने दलितों को मारा गया, जिंदा जला दिया गया। एक दलित समाज के व्यक्ति को भदोही में कुछ महीने पूर्व पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया इस सरकार में, और ये उसकी बड़ाई कर रही हैं। तो विजुअल्स तो देखे ही हैं वो आप उसकी बड़ाई कर रही हैं। महिला शक्ति पे इनके तो जो जला दिए थे, सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस दलित समाज ने इनको आज मुख्यमंत्री बनाया, 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, कुछ तो आप आज दलितों के लिए सम्मान की बात कहीं नहीं कर रही। कुछ तो मजबूरियां होंगी। कोई मजबूरी, कौन सी मजबूरी है? मजबूरी डर है, भय है, घबराहट है, ईडी सीबीआई से, जेल से घबराहट है। आज समाज बर्बाद हो रहा है, समाज को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका हक अधिकार छीना जा रहा है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। आप बोल नहीं रहे हैं, सभी आप देख सकते हैं, हर जगह से अपमान हो रहा है। कहीं मायावती जी का एक बयान आता है, कांग्रेस के बारे में जरूर बोलेंगे, तो दलित क्यों, राहुल जी के बारे में जरूर बोल देंगे, रावण के साथ, चंद्रशेखर रावण के साथ जुड़ेगा। नहीं, देखिए, दलित कांग्रेस के साथ आ रहा है। राहुल जी ने जो बात उठाई है संविधान की, वो तो खैर 24 में दिखा, जाति जनगणना की जो बात उठाई है, नहीं अभी भी 27 में भी आएगा। राहुल जी जो रायबरेली, मैंने कहा ना, रायबरेली को जो अपने उसमें रायबरेली के जो उन्होंने लोकसभा में अपने पास रखा है, और वो जो परंपरागत सीट है, तो रायबरेली का असर केवल रायबरेली में नहीं रहेगा,
रायबरेली का असर आसपास नहीं, पूरे प्रदेश में होने जा रहा है। अच्छा, पूरे प्रदेश की 403 विधानसभाओं में उसका असर पड़ने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के हर जगह पे मजबूती से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। राहुल जी का वहां पे टिके रहना और खड़े रहना हम लोग के साथ ताकत दे रहा है। आने वाले 403 विधानसभा में आप देखिएगा मजबूती के साथ कांग्रेस, क्योंकि दलित समाज कांग्रेस पर विश्वास कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने सम्मान दिया, कांग्रेस ने नौकरियां दी, कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। आज देख लीजिए, हमने कांग्रेस में परमानेंट नौकरियां मिलती थी, आज परमानेंट नौकरी है, पेंशन ही खत्म कर दी। पेंशन ही खत्म है, परमानेंट नौकरी भी नहीं है, अब तो आउटसोर्सिंग है। आज है कल भगा दिए जाएंगे। अभी जो देखिए नोएडा में इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अत्याचार। एक वहां ठेकेदार रख दिया है, ठेकेदार भाजपा का वो आदमी है, भाजपा MP MLA का मंत्री का आदमी है, वो अपने अंडर में 50, 100, 200, 500 रखता है आदमी, और वो उनको 15,000 कंपनी से लेता है, उनको 7,000, 8,000 रुपये देता है, उनका लेबरों का भी पैसा खा जाता है। तो वो सब आज ये सब सरकारें पूरी तरीके से जनता उब चुकी है। वही परमानेंट नौकरी कांग्रेस वाली चाहिए। तो जो युवा देख रहा है, जो युवा देख रहा है, जो बेरोजगार है और जो राजनीति में इंटरेस्टेड भी है, वो आपको कैसे मिले और कैसे आपके साथ जुड़े? अब देखिए, मैंने कहा ना कि जो युवा जो देख रहा है, जो भविष्य देख रहा है, अपना भविष्य देख रहा है या राजनीति में जो आना चाहता है। हाँ, आप तक कैसे पहुंचे अगर वो युवा देख रहा है? नहीं तो राजनीति हमारे यहाँ तो सबके लिए ओपन सबके लिए दरवाजा ऑल डोर्स ओपन है हमारे। आपके आसपास भी कोटरी होगी, कोई कोटरी नहीं मेरे यहाँ। आपसे मिलना है तो कैसे मिलना? जब एनी टाइम, मेरा नंबर है, एनी टाइम जब चाहे फोन करेगा, हमारे लिए तैयार बैठे हैं, हमारा नंबर है। हम आपका नंबर फ्लैश कर देंगे? बिल्कुल फ्लैश कर दीजिए, कर देंगे। हाँ बिल्कुल फ्लैश कर दीजिए। अरे मैं बोल दे रहा हूँ भाई, सब लोग मेरा नंबर नोट कर लो, 9335615599 नोट कर लें लोग। मेरा नंबर है, व्यक्तिगत नंबर है, मैं उठाता हूँ, आप फ्लैश कर दीजिए 9335615599। राउंड द क्लॉक 24 घंटे उठाएंगे आप? 24 घंटे काम करता हूँ। नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डालें, मैं सबका नंबर सेव करता हूँ। मैं राउंड द क्लॉक वाला पॉलिटिशियन हूँ। ये देखिए, ये केवल मोबाइल नहीं है, पावर बैंक लगा हुआ है पास, पावर बैंक है साथ में। कभी परेशान हो जाएंगे अध्यक्ष जी, बहुत परेशान है। ये देखिए 99% चार्ज है मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं रहता। आप भी 99%? मैं 100% वाला हूँ, 100% वाला हूँ, 99 वाला नहीं हूँ। ये तो 1% अभी घट गया, मैं तो 100% वाला आदमी हूँ। 24 घंटे एनी टाइम। युवा बहुत परेशान है, युवा परेशान है। मैं तो कह रहा हूँ, आओ कांग्रेस साथ जुड़ो, कांग्रेस ही कल का हमारा भविष्य है, जो कल भविष्य है। तो आप क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं कि 27 में क्या कर रहे हैं? सरकार आएगी, हम उनको नौकरी देंगे, हम उनको रोजगार देंगे, हम उनको सम्मान देंगे, हम उनको प्यार देंगे। कांग्रेस के अलावा किसने नौकरी दी? आप बता दो, प्यार किसने दिया? आज राहुल गांधी जी के प्रति लोगों का जो आकर्षण है, लगाव है, जो अपनापन है, वो कारण ये है कि आज हम सब लोग खड़े हैं। मैं क्यों नहीं भागा, मैं क्यों नहीं हटा बनारस से? बाकी बड़े बड़े नेता बिक गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिक गए। अब देख लो उठा के, जिनको जो 10-10 साल मंत्री थे, जिनको पूरा पद मिला, 4 से लेके वापस आने के लिए फोन आ रहे होंगे। अरे जो अब आएगा, फोन आएगा, वो तो नेतृत्व देखेगा। हम ऐसे लोगों को कभी एंटरटेन नहीं करते। जो भगोड़े लोग, हमारी डायरी में उनका नाम नहीं है। मेरे भगोड़े लोगों का नाम मेरे डायरी में नहीं है। मोबाइल नंबर, लड़ने वाले का नंबर मिलेगा। मेरे जो लड़ने वाला है, जो भिड़ने वाला है, जो संघर्ष करेगा, उसका नंबर भी है, उसका नाम। मुझे टिकट चाहिए तो कैसे आएगा? अगर मुझे टिकट चुनाव लड़ना है, बिल्कुल आके मिले, बात करें। हम सब लोग उनकी योग्यता क्षमता देखेंगे। संघर्ष करने वाले लड़े सड़क उतर के, बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ। महिला और युवा को बढ़ाएंगे? बिल्कुल महिलाओं को बढ़ाएंगे, और महिलाओं को हमारे नेता आदरणीय मत जाइएगा, मैं बता रहा हूँ, हमारी नेता प्रियंका जी ने 40% का दिया ना 2022 में। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट खराब आया, दिया तो 40% दिया, तो हमने दिया, कांग्रेस ने दिया, तो उसी का तो पार्ट मैं हूँ। 40% दिया, फिर देंगे महिलाओं को। जहां भी मजबूत महिलाएं हमारी हैं, जो लड़ना चाहती हैं, जो संघर्ष कर रही हैं, और जो यूथ है, जो लड़ रहा है, संघर्ष करेगा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको स्थान देंगे, उसको विधायक बनाएंगे, उसको सांसद बनाएंगे। में भाजपा को अगर सपोर्ट किया हो, वो क्या करे? देखिए, मैं उससे कहना चाहूंगा कि आज भी समय है, अभी भी क्षमा याचना करो, क्षमा याचना करके आप सब लोग कांग्रेस के साथ जुड़िए, क्योंकि कांग्रेस ही भविष्य। मुझे भी बहुत ऑफर था भाजपा में, मैं क्यों नहीं गया? क्या ऑफर था? अरे सब कुछ का पद ले लीजिए, मंत्री परिषद, राज्यसभा, बलिया चले जाइए, बन जाते, MP बन गए होते हैं, MP 5 बार MLA बन गया ना। अरे यहाँ बंगला होता है दिल्ली में, आप बंगला से ही मेरा बंगला है, मेरा मैं दिल का राजा आदमी हूँ। अब उम्र होती है, कोई कौन सी उम्र है अभी भाई? उम्र की रिटायरमेंट की थोड़ी अभी आप आराम से सब देखिए ना, कितने 57 साल एज है मेरी अभी। अच्छा, हाँ, अब 25 साल MLA रहा, 5 बार MLA रहा यार। लोग अभी क सीखेंगे, 5 बार MLA, मंत्री भी हो गए, जय हिंद भी हो गया,
जय हिंद, और वो भी सैल्यूट भी ले लिया, तो उससे कोई समझौता नहीं। बहुत लोग होते हैं कि आप जय हिंद हम लोग कर चुके, रिटायरमेंट का प्लान कर ले। नहीं, रिटायरमेंट वाला प्लान में कितने पैसे हैं आपके पास? नहीं, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं ईमानदारी से काम, मैं पैसा आप तो फाइल करते होंगे, उसमें पूरा डिटेल मैं, हाँ, तो आप एफिडेविट देख लो मेरा उठा के, पूरा एफिडेविट मंगा के देख लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दिल है, दिल है। वो अरब खरबपति के पास भी नहीं होगा। कौन सी कार है आपके पास? मेरे पास जो गाड़ियां हैं, एक फॉर्च्यूनर है पुरानी, वो है मेरे नाम से, जो बैंक पे लोन लेके है मेरे पास वही गाड़ी। लोन पे वो सब लोन वाली गाड़ी। फॉर्च्यूनर लेनी पड़ी, यूपी में चलना है तो। हमने यूपी में चलना है, दौड़ना है तो भाई रखना ही पड़ेगा। पर बाकी लोग लैंड क्रूजर पे चल रहे हैं, बाकी लोग डिफेंडर पे चल रहे हैं, मैं तो पुरानी फॉर्च्यूनर पे चल रहा हूँ। जनता वाला दिल है मेरे पास, दिल में कोई कमी नहीं है। आपकी टीम, वो कोई खरीद नहीं पाएगा। आपकी टीम में आना हो तो ओपन है रास्ता? अरे ऑल, मैंने कहा ना, सारे दरवाजे खुले। क्या कैंपेन प्लान क्या कर रहे हैं? क्या आपके वादे प्रोमिसेस क्या है? प्रोमिसेस, पानी बिजली क्या? नहीं, झूठे वादे नहीं। मेरा बस एक ही है कि हम उत्तर प्रदेश का भविष्य अच्छा देंगे करके झूठे वादे नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, उत्तम प्रदेश बनाएंगे, अच्छा प्रदेश बनाएंगे और रोजगार युक्त प्रदेश बनाएंगे। झूठी बात नहीं कि गुजरात के लोगों को लाके बैठा दिया, सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जो गुजरात नहीं कर रहा? राम मंदिर के सारे ठेके कौन कर रहा है? गुजरात के लोग कर रहे हैं। आप वहाँ का प्रसाद वितरण भी गुजरात की कंपनी कर रही है। अच्छा। हाँ, बाबा विश्वनाथ के दरबार में कौन काम किया? सारे गुजरात के अहमदाबाद की कंपनी ने काम किया। और वहाँ का प्रसाद का भी काम अमूल के दिया, तो हम लोगों ने झगड़े कर काफी वहाँ विवाद, हमारे कांग्रेस के साथियों ने। तो पराग, तो फिर नहीं, पराग नहीं, फिर अब वहाँ के जो एक समूह है वहाँ बच्चे महिलाओं का, जो बेचारी जो गरीब महिलाएं, वो पूरा काम करती थी, अब उनको थोड़ा काम मिला है। अब अमूल काम कर रहा है वहाँ, पूरा सब गुजरात के लोगों को काम देते जाए। तो हमारा तो यूपी का तो पराग है, जो हमें पराग है, पर वो पराग नहीं, पराग तो दे रहे हैं सब, अमूल को ही दे रहे हैं ना पराग, सब दे रहे हैं, सब दे देंगे। बड़ा बढ़िया इनका सिस्टम है। सारा गुजरात को देते जा रहे हैं, सबका गुजरात। अडानी एंटर हुए कि नहीं? अडानी पूरे इंटर हो चुके हैं, हर जगह घुसे। एयरपोर्ट में तो आप जाते हैं? हाँ, आगे लखनऊ एयरपोर्ट बनारस बन रहा है अभी, जहाँ बन के कंप्लीट होगा तब उसके लिए अडानी को तुरंत चले जाएगा। हाँ, तुरंत दे देंगे अडानी को, तो एकदम टारगेटेड है। आने वाला समय अडानी उसके मालिक होने वाले हैं। अभी सरकारी पैसा लग रहा है, सरकारी पैसा लग जाएगा तब अडानी जी को मिल जाएगा। आप लोगों पर इल्जाम एक लगता है, आप लोग जातिवाद राजनीति करते हैं, जो बीजेपी लगाती है। नहीं, हम लोग देखिए, जातिवाद की राजनीति करता तो 5 बार एमएलए नहीं बनता। और जहाँ से मैं जीत कर आता हूँ वहाँ ओबीसी, एससी, सभी जातियां, हमारे यहाँ पटेल समाज बहुत है, हमारे यहाँ एससी बहुत है। क्यों वोट किया 5 बार आपको इन्होंने? कुछ तो किया होगा। तो जनता बताएगी कि मैं बताऊं? नहीं, आप सीक्रेट थोड़ा। नहीं, कोई जनता से पूछिए, पिंडरा में जाके पूछ लिए, कोलसला में हजारा को अभी कहाँ वोट दिया। और हर बार मेरा 50,000 52,000 से नीचे कभी वोट कम नहीं हुआ आज तक, कभी भी। 22 में भी 50,000 वोट है, कभी पीछे नहीं रहा हूँ। जो मुझे वोट मिलता रहा है वोट मिला है, क्योंकि उतने लोग मेरे साथ, वो प्यार मोहब्बत और सबका प्यार सम्मान है, वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। और मैंने कहा ना कि मेरी वो कर्म भूमि है, मेरी पहचान की भूमि है, तो वो कभी इस तन से जुदा नहीं हो सकती। जब तक ये तन है तब तक वहाँ के लोग हैं, उनके साथ मेरा प्यार है, पिंडरा के साथ। आखिरी में आप भी थकते होंगे, तो कहाँ पे आपको सोले से कहाँ आराम मिलता है? मंदिर में? नहीं, जब कोई मन परेशान होता है तो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाता हूँ और जाके वहीं रम जाता हूँ। तो ये तो जो बदलाव हो रहे हैं, सब तोड़ दिए दुकानें? नहीं, बाबा विश्वनाथ का दरबार महादेव का तो स्थान है ही है ना, जाता हूँ वहाँ। ज्यादा विश्वनाथ भगवान के भक्त है कि हनुमान जी के भी? मैं महादेव का भक्त हूँ, बाबा विश्वनाथ भक्त हूँ भाई। हिंदू हूँ तो सब धर्म तो सब जगह तो एक ही है, सभी है, पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अगाध श्रद्धा है, क्योंकि काशीवासी हूँ, कण कण में वहाँ शंकर विराजमान है। तो वहीं जाता हूँ और वहीं पे जाके साधना करता हूँ, सप्तऋषि आरती में जाके बैठता हूँ। और वहीं पर जो ज्ञान का जो स्थान है, ज्ञानवापी, वहाँ का जो अमृत जल है ज्ञानवापी का, मैं अपने सभी लोगों से कहूँगा जो बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाए वो ज्ञानवापी का जो अमृत जल है उसका जरूर ग्रहण करे। वही अमृत जल है और उसका ग्रहण जरूर करना चाहिए। तो वो जाकर अमृत जल का ग्रहण करता हूँ और ताकत वहीं से मुझे मिलती है लड़ने की। उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, बाबा रक्षा करना, और वो फिर उनकी कृपा मेरे ऊपर है। तो मैं किसी से घबराता नहीं हूँ, ना किसी से डरता हूँ धरती पर। उम्मीद है कि अब आप अच्छा परफॉर्म करें। आपको लगता है 29 में परफॉर्मेंस आपके सामने देख लो, आप 24 का परफॉर्मेंस आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप देख लो परफॉर्मेंस आपके सामने है। मैं कोई झूठी बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। जितनी मेरी क्षमता है, हम लोग 24 घंटे राउंड द क्लॉक, इसलिए मैंने नंबर फ्लैश किया है कि राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं और पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल अब आपसे, 27 का तो चुनाव हम लोग देखेंगे ही। 27 में तो योगी जी लड़ेंगे,
अगर लड़ेंगे तो, नहीं तो MLC रहेंगे वो तो। आपको लगता है 29 में मोदी जी अब दोबारा आएंगे लड़ने? देखिए, मैं इतना ही बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति लड़ने वाला होता है ना, वो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ता है। ये छद्मवेशी लोग हैं, ये कुछ कहना कुछ है, करना कुछ है। और निश्चित तौर से जो व्यक्ति इस बार कैसे कैसे चुनाव घिसटते बेईमानी करके कौशल्या शर्मा को लालच देके उसको अभी बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर का सचिव बनाया, तो जो व्यक्ति इस तरीके से लड़ाई लड़ेगा वो क्या लड़ेगा? वो तो बिना लड़े भग जाएगा, भगा देंगे। अभी 27 में तय हो जाएगा प्रशांत जी, 27 में तय कर देंगे। 24 ने तय कर दिया, अब 27 में फाइनली मुहर लग जाएगा कि इनको भगा देंगे बनारस से, पूरी ताकत लगा दे बनारस। एक सीट नहीं जीतने देंगे विधानसभा की, एक सीट बनारस में, उत्तर प्रदेश में इनकी हवा निकाल देंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी की। बनारस की सारी सीटें हराएंगे, डंके की चोट पर हराएंगे। आप देख लेना, 27 में तय कर देंगे कि भग जाएंगे बनारस से, बिना लड़े भग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब 27 के बाद आपसे मुलाकात एक बार। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।